संबोधित कर रहा हूँ। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रतिपक्ष के नेता परम सम्मानीय भाई साहब गुलाब चंद कटारिया साहब को वे पधारे और हमें वहां से सत्कार करें। संकल्प यात्रा की नायिका और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, राष्ट्रीय सचिव बहन किरण महेश्वरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे सभी मंच पर बैठे हुए राजेंद्र जी और सभी साथीगण, धन्यवाद के पधारे हुए सब मेरे पिताश्री बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, वसुंधरा जी की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं। इतनी विलंब से पहुंचने के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां वसुंधरा जी का इस स्वराज संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दरियावत के लोगों ने जब जब भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, मैं आपको बहुत यकीन से कह रहा हूं कि कांग्रेस का 9 बार यहां एमएलए रहा, हमारा मात्र 4 बार एमएलए रहा। मैं 4 बार में और हमारी सरकार में दरियावत में क्या हुआ इसका अगर ईमानदारी से कोई फहरिस्त बनाए और कांग्रेस के 9 बार में एमएलए जितने भी रहे या मुख्यमंत्री रहे उनकी फहरिस्त बनाए, अगर विकास की दृष्टि से मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जितना काम इस दरियावत क्षेत्र में हुआ उतना कांग्रेस के 9 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी नहीं हुआ। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर के मैं आपके बीच में बराबर आता रहा, वो था जंगलात की जमीन। जंगलात की जमीन को लेकर आए दिन किसान को उजाड़ा जाता था, उसका झोपड़ा जलाया जाता था, उसकी कुर्कियां की जाती थी, उसको मुर्गा बनाया जाता था और एक तरह से तबाही होती थी। तब मैंने आकर आपके साथ इस तहसील को 4 दिन तक घेरा था। हमने कहा कोई भी सरकार का बंदा अगर किसी के खेत में और किसी के कुएं पे घुस गया तो फिर एक आमने सामने की लड़ाई होगी। यहाँ सारी मिलिट्री लगा करके फौजें लगा दी और सब बंदूकें तान के खड़े हो गए। लेकिन मैंने कहा कि जब जनता मेरे साथ है, बात मेरी वाजिब है, मैं 25 साल से 30 साल से 40 साल से उस खेत को बो रहा हूँ, उसे अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। अब 30 साल के बाद तो मेरे मकान को उजाड़ोगे या मेरे कुएं को खत्म करोगे तो मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना इसका अधिकार तुमको नहीं देंगे। और आपके उस अधिकार के कारण, आपके उस ताकत के कारण से सरकार को नियम बदलना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 96 तक के कब्जों को रेगुलाइज करने के लिए कानून बनाया, फिर इस सरकार ने भी कानून बनाया और ये पट्टे बांटने का काम अगर किसी से हुआ, मैं कहता हूँ जंगलात की जमीन पर अगर किसी ने अधिकार दिलाने का काम किया तो इस दरियावत के आप बहादुर लोगों ने किया, जिसके कारण से सारे राजस्थान के लोगों का भला हो गया और कईयों को पट्टे मिले, कईयों को आज भी बाकी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो 1980 और उसके बाद 96 तक के जंगलात के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको उनकी जमीन का पट्टा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इस क्षेत्र के लोग खेती पर जिंदा रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का ये है, ये अन्नदाता कहलाने वाला किसान ईमानदारी से महंगा खाद जाता है, महंगा बीज जाता है, महंगी बिजली का उपयोग करता है, मजदूरी महंगी लगती है और उसके बाद जब पैदा करके मंडी में जाता है तो कोड़ियों में नीलाम होकर के बर्बाद हो जाता है। अगर वास्तव में इस क्षेत्र का भला चाहते हैं तो जहां हमको जाखम की नहर का तो लाभ मिला, लेकिन जो पैदावार हम करते हैं उसका अगर सही दाम हमको मिलना शुरू हो जाए
तब तो हम मालो माल होकर के हमारी तरक्की हो सकती है। पर दुर्भाग्य इस देश में जब किसान गेहूं पैदा करता है तब भाव 1100 होता है, और जब किसान अपना गेहूं बेच देता है और अपनी बच्ची की शादी में वापस गेहूं लाता है, वो 1900 रुपया और 2000 रुपया क्विंटल में अपना ही कमाया हुआ गेहूं बहुत बड़े स्टेट से लेकर के आता है और बर्बाद हो जाता है। वो अंग्रेज ये नारा लगाती है हम 1 रुपया किलो में गेहूं देते हैं, हम 2 रुपया किलो में देते हैं। इसमें तुम जो गेहूं तुम्हारा है वो कितना ब्लैक हो रहा है, अगर तुम्हारे ध्यान में नहीं आता क्या कि तुम उसके नाम से जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हो उस योजना का लाभ उस आदमी को नहीं मिलता है, और आधा नहीं तो 3/4 गेहूं वो ब्लैक में जाकर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है, और उसके कारण से लोग धन्ना सेठ बन रहे हैं, वो गरीब आदमी भूखा मर रहा है। तुम इतने सालों के बाद भी इस डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को तुम नहीं सुधार सके, और इस क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा कोई तकलीफ हुई है तो हजारों बच्चे यहाँ आज एससीसी और बीएड में बैठे हैं। पिछले 4-4 साल से जब कभी किसी बच्चे का बीएड में और एसपीसी में नंबर आता है तो वो अखबार में आता है लेकर के प्रसाद भगवान के आ जाता है मेरे बच्चे का बीएड में एडमिशन हो गया, और बच्चे को बीएड कराने के लिए अपना सारा 2 बीघा का जमीन का जो टुकड़ा है वो 40,000 में गिरवे रख करके उसकी 22,000 की फीस भरता है और साल भर उस बच्चे को पढ़ाता है, और ये सोचता है अब ये मास्टर बनेगा, अब ये मास्टर बनेगा। पर 4.5 साल हो गया इंतजार करते करते, हजारों बच्चे एसपीसी और बीएड किए हुए आज दर्जन की ठोकरें खा रहे हैं। उधर विद्यालय खाली है मास्टर के बिना, बच्चा रो रहा अध्यापक बिना, अध्यापक रो रहा है नौकरी के बिना। ये कोई राज है या तमाशा है? आज की तारीख में 1,14,000 पद खाली हैं। आज की तारीख में 1,14,000 अध्यापक के पद राजस्थान में खाली है। कहीं एक मास्टर से स्कूल चल रहा है, कहीं चपरासी से स्कूल चल रहा है, कहीं 10वीं का स्कूल 2 मास्टर चला रहे हैं, कहीं व्याख्याता नहीं है, कहीं अंग्रेजी का नहीं है, कहीं भौतिक शास्त्र का नहीं है। क्यों मेरे बच्चे का भविष्य बिगाड़ते हो? ऐसे राज को हटाना ये स्वराज्य का मतलब है। जब तक हमारे विद्यालय में अध्यापक नहीं होगा, जब तक हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होगा, ये तेरी मुफ्त दवाई लिखेगा कौन? ये क्या चपरासी दवाई लिखेगा और मैं खरीद करके उससे अपने बच्चों को ठीक करूंगा? दुर्भाग्य है मेरे देश का। आज इस प्रदेश का इतने साल तक 4.5 साल तक जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अब कह रहे हैं खैरात है जो बांट दो। ये क्या तुम्हारा है क्या? इस जो आज का तारीख में ये राज का खजाना है, ये राज का खजाना किसी पार्टी का खजाना नहीं होता, न गुलाब चंद कटारिया का, न अशोक गहलोत का है। ये मुल्क के मालिक, ये तेरी कमाई का पैसा है टैक्स का, जो राजस्थान का खजाना तू भरता है। खजाने का असला मालिक तो तू है। हम तो केवल तेरे मुनीम का काम करते हैं 5 साल का, लेकिन अगर मुनीम का हिसाब नहीं मिलाओगे ना तो वो अंदर ही अंदर टाका मार रहा है और लखपति और करोड़पति बनता जा रहा है। मुल्क का मालिक सोचना तुझे ही पड़ेगा कि आखिर इन दुष्टों का क्या दंड दिया जाए। सारी की सारी कांग्रेस भ्रष्टाचार की भट्टी में इस देश को जलाकर खाक कर लिया है। दुनिया के चौराहे पर जिस ढंग से भ्रष्टाचार के नमूने हिंदुस्तान के रोज आ रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर में पैसा खाता है, कभी कोयले में खाता है, कभी घास में खाता है, कभी सीमेंट में खाता है, कभी यूरिया में खाता है, कभी बोफोर्स में खाता है। ये क्या मुल्क है या मजाक है? जिस पार्टी ने इस देश को इस बेरहमी से लूटा हो, मुल्क के मालिक तुझे फैसला करना पड़ेगा कि आखिर इस देश को बचाएगा कौन? इसको बचाने वाले आप सब लोग इस रात के 9 बजे भी यहाँ अगर बैठे रहे तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है, अच्छा राज जाना है, 60 साल और 65 साल के बाद भी अगर वसुंधरा जी को अच्छे राज की कल्पना लेकर आपके बीच में अगर आने की जरूरत पड़ी, ये क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या आप 65 साल के बाद भी अच्छा राज किसे कहते हैं ये इस देश की जनता को नहीं समझा पाए? एनएचएस राज को काम चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए, इज्जत के सबके साथ सलूक होना चाहिए, न्याय का मतलब निकलना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए, बेरोजगार हाथों को रोजगार मिलना चाहिए। यही तो स्वराज है। हम लोगों ने उसे कायम करने का प्रयास किया, और मैं आप और बीच के वसुंधरा के लिए बीच में ज्यादा समय खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ, पर मैं मुल्क के मालिक, अगर इस देश में सुधार आएगा तो तेरे भरोसे आएगा। जब तक तू नहीं सुधरेगा ये सुधार कभी नहीं आ सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे चरणों में, अपने मुल्क को बचा ले, इस देश को बचा ले, इस देश की 120 करोड़ जनता को बचा ले, और कम से कम इस राक्षस कांग्रेस जिसने 65 साल में भी आज भी 48 करोड़ लोग हिंदुस्तान के भूखे सोते हों, वो वास्तव में मुल्क है, लोकतंत्र समाजता है क्या है?
9 करोड़ बच्चे आज पढ़े लिखे नौकरी के लिए दर की ठोकर खाते हैं। एक चपरासी की वैकेंसी निकलता है और हमारा इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा उसमें अपनी दरखास्त लगाता है, एमए पढ़ा हुआ बच्चा उसमें दरखास्त लगाता है, एमबीए किया हुआ लड़का दरखास्त लगाता है। ये क्या देश का लोकतंत्र है? एक एमबीए किए हुए बच्चे को फुल क्लास की नौकरी के लिए जाकर के फार्म भर के खड़ा रहना पड़ता है। इससे ज्यादा देश का भ्रष्टाचार और क्या कांग्रेस कर सकती थी? उस राक्षसी कांग्रेस को हटाने के लिए वसुंधरा जी ने अपनी यात्रा लेकर आज तक यहाँ पहुंची और आपने जिस ढंग से स्वागत किया, मैं आप सबका अभिनंदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।